को देखना शुरू कर दिए हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज जो है एडिटोरिया का सेट नंबर 52 कितना सेट नंबर कितना होगा 52 मतलब 52 करने जा रहे हैं। ठीक है, आप बोलेंगे सर इससे पहले सारा सेट हो गया है क्या? तो हाँ हो गया है, कुछ सेट बाकी है उसको भी करा रहा हूँ। आप चैनल पे बने रहिए, इत्मीनान से आप लगे रहिए, आपको सारा सेट करवा देंगे, समझा भी देंगे। और मैं जो बोल देता हूँ वो सीधा याद हो जाता है लोगों को। बहुत सारे बच्चे मुझे बोले कि सर आप पढ़ाते हैं ना तो सीधा मुझे एकदम दिमाग में बैठ जाता है। बैठने का कारण है दोस्तों क्योंकि हम सरिया के बोलते हैं, तो बैठ जेबे करेगा, आपका भी दिमाग में बैठ जाएगा। इसलिए आप सिर्फ सुनिए, अब मत देखिए कि कैसे है, अब बस ध्यान से सुनिए और लगे रहिए, तभी होगा। ऐसे उछल कूद करने से परेशान हो जाएंगे आप भी। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप ध्यान से सुनिए। आज देखिए कलर भी चेंज कर लिए हैं, आ जाइए दोस्तों। सेट नंबर 52 है, ये मैं दिखा दूँ आपको प्रूफ के लिए 52 है। अब देखिए क्वेश्चन स्टार्ट होगी। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है? देखिए मैं बता दूं आपको कि इस तरह से मैं जो बता रहा हूँ ये मैं आप उसको जो वर्टिकल मोड में भी करके देख सकते हैं, तो उसमें भी आपको दिखेगा, उसमें भी आप आराम से चला कर देख सकते हैं। इस तरह से आपको जो है ना सिंगल में भी देख सकते हैं, तो इसलिए मैं बता दिया हूँ आपको। ठीक है, तो चलिए इस तरह से पढ़ाने से मुझे अच्छा है। चलिए क्या कह रहा है कि कौन सा जो है ना जो भारतीय नागरिक को प्राप्त है, तो सभी भारतीय नागरिक को प्राप्त है, एक नहीं सब है जो भारतीय नागरिक को मिलेगा, 15, 16 और 19। ठीक है, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। विचार करने की बात है, राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल 4 वर्ष की होती है। राज्यसभा के सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होना चाहिए। राज्यसभा अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर मुक्त हो जाते हैं, मतलब निकाल दिया जाता है। कौन सा कथन इसमें गलत है जो पूछा जा रहा है? तो कह रहा है कि देखिए प्रत्येक 1/4 नहीं 2/4 जो मुक्त होते हैं, और 35 वर्ष नहीं है, यहाँ पे 30 हो जाना चाहिए। 4 वर्ष नहीं है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है ये होता है 6 वर्ष के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है? धन विधेयक को रोकने की बात है, तो धन विधेयक जो है ना इसे मात्र 14 दिन तक रोक सकता है, और नहीं इसको पारित करता है तो ये स्वतः पारित समझा जाएगा। कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय या न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब उसे 10 वर्ष तक न्यायिक प्राधिकार होगा या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों के अधिवक्ता रहा हो। तो कौन सा इसमें पात्र जो सही है? तो इसमें जो कौन सा पात्र सही है इसके लिए आप बताइए कौन सा पात्र सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा पात्र सही है जो पूछा जा रहा है, जनता जो से पूछा जा रहा है कि कौन सा पात्र इसमें सही है। इसमें जो सही है वो केवल एक सही है। ठीक है, केवल एक सही है इसका। अधिकतम आयु 35 रहने की आवश्यकता नहीं। विधि आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदस्य, संकल्प सदन जो है, संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? दोनों सदनों के द्वारा कितने माह के भीतर हो जाना चाहिए? तो ये हो जाना चाहिए आपको 2 माह के भीतर। भारत में पहली बार केंद्र शासित प्रदेश के विरुद्ध केंद्र शासित प्रदेश के सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया है। अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया है, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो पूछ रहा है हमसे? तो ये हो जाएगा आपका 1963 में अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध पारित किया गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के प्रवर्तक के लिए किस अनुच्छेद को उपबंध किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को प्रवर्तन के लिए कौन सा क्षेत्र जो है उपबंध किया गया है? ये कौन सा किया गया है? तो इसके लिए हो जाएगा आपका उत्तर दोस्तों ए नंबर 37। ठीक है, नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है कि चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो चलैया समिति का गठन 1991 में किया गया है। निम्नलिखित में से किस क्रांति का संबंध कॉफी उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? तो कौन सा क्रांति में कॉफी और चमड़ा के बारे में बताएगा? तो भूरी क्रांति है।
काली क्रांति जो है पेट्रोलियम उत्पादन से है, धूसर क्रांति जो है उर्वरक से है, और गोल्डन माने रखायत से है, और गोल्डन क्रांति है सुनहरा जो रेशा उत्पादन से है। ठीक है। एक धन को जो आसानी से विदेश में जाता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना कहते हैं। किस प्रकार से जाना कहते हैं? तो ये कहते हैं हॉट मनी। हॉट मनी के रूप में विदेश में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ना का उचित एवं प्रसंस्करण मूल्य FRP अनुमोदन करता है। कौन करता है? तो ये करने वाला आर्थिक मामले पर कैबिनेट मंत्रालय द्वारा किया जाता है। असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? तो कौन सा कार्यक्रम असहयोग में शामिल नहीं है? तो सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंद। देखिए, ऐसा नहीं था कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था, इसी में नाई धोबी बंद आंदोलन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कहा गया था कि 1 साल तक हम यदि जो अंग्रेजों की सहायता नहीं करेंगे तो अंग्रेज खुद ब खुद छोड़कर भारत चले जाएंगे। परंतु ऐसा हुआ नहीं है, इसके कुछ घटनाएं थे, कुछ कमियां था, उसे दूर करके हम लोगों ने 1947 में उनको विदा किए। जिनको अपने जो पूर्वज थे हमारे, मतलब हमारे पूर्वज नहीं हैं, ये जो भारत के रहने वाले निवासी जो व्यापारी थे। जो दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई है? तो दांडी मार्च जो है समाप्त किया गया है 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। गांधी जी के जीवन काल में घटित निम्न घटनाओं का सही क्रम बनाएं। पहले कौन घटा, फिर कौन घटा, फिर कौन घटा, फिर कौन घटा। इसमें कौन सा जो है सही नहीं है? चौरी चौरा कांड जो है, चौरी चौरा कांड एकदम सही, निर्धारित समय पर अपना लिखा हुआ 5 फरवरी, बिल्कुल सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है, ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये भी सही है अपना 7 सितंबर 1931 ईस्वी को। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 ईस्वी को। भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942 को नहीं होकर 8 मार्च 1942 को ये पारित हुआ था। 9 को लागू कर दिया गया था। 9 को सुबह सुबह ही जीरो ऑपरेशन जीरो के तहत बहुत लोगों के गिरफ्तार कर लिया गया था अंग्रेज सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कर दिया था। ये बात क्या है? तो ये देखिए 21 अक्टूबर 1943 को ये बात कर दिया गया था। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। सती प्रथा का उन्मूलन जो किया गया था, ये किया गया था 1829 ईस्वी में नियम 17 के तहत। लॉर्ड विलियम बेंटिंक उस समय था। राजा राम मोहन राय इसमें महत्वपूर्ण जोर डाले थे। राजा राम मोहन राय जो थे पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है इनको, और इन्होंने ऐसा करने का मुख्य कारण यह था कि इनकी भाभी को जलाया जा रहा था, सत्य किया जा रहा था, इसलिए इनको। बहावियों के विद्रोह को कुचलने के श्रेय किसे दिया जाता है? तो बहावी को विद्रोह को जो कुचला है वो कुचल के एकदम आहीन कर दिया एंग्लो प्रथम ने, एलिंगन प्रथम को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, त्रिपक्षीय संघर्ष निम्न में से किस राजवंश से जुड़ा हुआ है? ये देखिए SSC में पूछा गया क्वेश्चन है, हमारा ही सिर्फ में पूछा गया क्वेश्चन था कि किससे संबंधित नहीं है त्रिपक्षीय। तो ये जो पल्लव वंश, पल्लव इसमें शामिल नहीं था। ठीक है, पाल राष्ट्रकूट प्रतिहार था, पल्लव वंश शामिल नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिली है। इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखा जाता था? शवों का सिर जो है ये रखा जाता था उत्तर दिशा में, जैसे आज भी रखा जा रहा है। किस बौद्ध संगीत के बौद्ध धर्म का 2 संप्रदाय में विभाजन हो गया था? कौन सा बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म जो है 2 भाग में बांट दिया गया था? चौथा। उसके बाद फिर बौद्ध संगीति हुआ ही नहीं। ऐसे भी जानते हैं जब फूट हो जाएगा तो एकता रहेगा, नहीं तो कुछ काम नहीं होगा। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई है? तो नदी कौन सा था? तो इनका नदी जो था सी था। सी मतलब बोला जाए त्रिजुपालिका नदी था। ये नदी निरंजना नदी नहीं, पुनपुन नदी नहीं, भगीरथी नदी नहीं, त्रिजुपालिका नदी। ठीक है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन से थे? आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो संस्थापक जो जाते हैं मौखलीपुत्र तीष्ण को माना जाता है आजीवक के संप्रदाय के संस्थापक। किस मुगल शासक ने शासनकाल में स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है? तो स्थापत्य कला सबसे ज्यादा शाहजहां। मुगल काल में मुस्तसिब कौन सा था? मुस्तसिब किसे कहा जाता था? तो मुस्तसिब जो था ये था, बताया जाता है, मुस्तसिब जो है, जो मुगल काल में मुस्तसिब कहा जाता था, आचार संहिता को, आचरण अधिकारी को मुस्तसिब कहा जाता है। ठीक है,
दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित है? दीवाने अर्ज जो है ये किस विभाग से संबंधित है? तो दीवाने अर्ज ये संबंधित है सैन्य विभाग से। ठीक है, चलिए। किस महावीर को किस नदी के तट पे कैवल्य की प्राप्ति हुई है? तो महावीर को ऋजुपालिका की नदी के तट पे कैवल्य की प्राप्ति हुई है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संजय बेलिन पुत्र है। संजय बेलिन पुत्र है। इसको मिटा के आप इसको संजय बेलिन पुत्र मारिएगा, ये सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए, फिर कहा जा रहा है मुगल काल में मुस्तसिब किसे कहा जाता था? आचरण संहिता था। दीवान अर्ज जो सैन्य विभाग से संबंधित थे। बसबन एवं दसबन किस शासक के दरबारी चित्रकला थे? बसबन और दसबन। तो बसबन दसबन जो थे ये अकबर के शासन में रहते थे। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? तो सुमिलित जो नहीं है उसको छोड़कर हम लोग पता करते हैं सुमिलित कौन है उसके बारे में। तो सुमिलित देखिए, इसमें जो है नागौर उत्तर प्रदेश में है, कुंडलकुलम जो है कर्नाटका में है, तारापुर जो है महाराष्ट्र में है, काकरापारा गुजरात में नहीं है। काकरापारा गुजरात में नहीं है, लेकिन थोड़ा डाउट है क्वेश्चन पे दोस्तों, इसको हम अपने स्तर से जांच करके फिर से वेरीफाई करेंगे आपको। 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच की मिलान रेखा है? तो 38वीं जो है ये 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच की मिलान रेखा है? तो 38वीं समांतर रेखा जो हो जाता है अपना उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच की रेखा है 38वीं समांतर रेखा। ठीक है, नेक्स्ट पिछला इसका क्वेश्चन तो था 27 नंबर, इसका रिवीजन देख लीजिए। नरोरा जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है, बाकी सभी सम्मिलित है। ठीक है, देखिए कुंडलकुलम जो कर्नाटक में है, काकरापारा गुजरात में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, नरोरा जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? अच्छे ईंधन का गुण कौन सा नहीं है? तो कह रहा है कि वैसे ईंधन जो जलने में ज़्यादा अवशिष्ट और हानिकारक गैस छोड़ते हैं उस तरह के ईंधन को अच्छे ईंधन के गुण में नहीं काउंट किया जाता है। देखिए विटामिन इधर है, इधर होने वाला संश्लेषित अवरक्त क्या क्या होता है, जो देखिए क्या काम करता है। विटामिन B7 जो है, विटामिन B7 का काम है कि ये बालों को झड़ने से बचाएगा। बाल झड़ने की समस्या अभी सभी में है, तो ये बचाएगा विटामिन B7। ठीक है, नेक्स्ट विटामिन B12 जो है साइनोकोबालामिन पाया जाता है इसमें, और ये काम करेगा, ये जो काम कर देगा आपका कि प्राणी शक्त अवरक्त से बचाएगा। अभी बताए थे कोबालामिन पाया जाता है। विटामिन E बांझपन से रोकेगा, ये बांझपन नहीं होने देगा, और विटामिन K रक्त के थक्का जमने देगा। इस तरह से आंसर ये सही हो जाएगा। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई को क्या कहा जाता है? तारों के जो मध्य दूरी होता है उसको ज्ञात करने की इकाई को जो कहा जाता है गैलेक्टिक इकाई कहा जाता है, गैलेक्टिक इकाई। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुष की तुलना में महिलाओं में ज़्यादा कम मात्रा में पाया जाता है? पुरुष की तुलना में कम मात्रा में पाया जाता है। महिला कम प्रभावित होने वाले रोग कौन सा है? तो ये जो है वर्णधता कहा जाता है कलर ब्लाइंड को। ठीक है, रक्त रंजक में इसमें पहचान नहीं हो पाता रंग, आंखों का रंग। हेमोग्लोबिन का लाल रक्त कोशिका का अंदर एक प्रोटीन, और यह निम्न में से किसका वहन करता है? हेमोग्लोबिन के रक्त को जो कोशिका होता है, लाल रक्त कोशिका, वो किसका वहन करता है? तो ये जो ऑक्सीजन के वहन करने में माहिर होता है। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान के बदले परिवर्तन होने के आवश्यक ऊष्मा की क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। ठीक है, निम्नलिखित कोशिकांग अंगों में से किस न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है? किस में न्यूक्लिक अम्ल जो है नहीं होगा? तो ये नहीं होने, जीव दर में न्यूक्लिक अम्ल नहीं होगा, हरित लौक में होगा, केंद्रिक में होगा, राइबोसोम में होगा, लेकिन जीव दर में नहीं होगा। निम्न में से कौन सा विटामिन का ए का अच्छा स्रोत नहीं है? एक का अच्छा स्रोत नहीं है, कौन सा नहीं है? जंतु के यकृत और गुर्दा, मछली का तेल, पालक और आम। कौन अच्छा स्रोत नहीं है? तो इसमें पालक जो है अच्छा स्रोत नहीं है। पालक जो विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। ठीक है, पालक आयरन का बहुत अच्छा स्रोत है, इसमें आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। लोहा ले सकते हैं। प्रतिरोध, विद्युत धारा, बल और पावर, ये देखिएगा। ठीक है, इसमें प्रतिरोध है, विद्युत धारा है, बल है, पावर है।
37 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिए क्या होता है, इसके साथ मिलान करते हैं। प्रतिरोध को मिलान करेंगे ओम के साथ। प्रतिरोध किसके साथ जाएगा? ओम के साथ जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध जाएगा ओम के साथ। अच्छा चल रहे हैं, हाँ, प्रतिरोध जाएगा ओम के साथ। विद्युत प्रवाह जो है एम्पियर के साथ जाएगा। बल, बल किसके साथ जाएगा? तो न्यूटन के साथ बल जाएगा। और पावर किसके साथ जाएगा? तो वाट के साथ जाएगा। इस तरह से आंसर बी सही हो जाएगा। धातु के सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? धातु के सबसे कम घनत्व किस में पाया जाता है? तो लिथियम सबसे कम घनत्व वाला तत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए यहाँ पे। प्राकृतिक रबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्राकृतिक रबर के बारे में कौन सा कथन जो है सही है, जो पूछा जा रहा है। तो कथन देखिए इसमें सही जो है, यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसे लोचदार गुण पाया जाता है। ठीक है, ये एक प्राकृतिक रबर क्या है? प्राकृतिक बहुलक है और लोचदार गुण पाया जाता है। ठीक है, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? रासायनिक गुण कौन तय करता है? तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है, वो तय करता है कि बदमाश है या इसका गुण के आधार पर बता सकते हैं। देवप्रयाग किन नदियों का संगम स्थल है? देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी नदी दोनों मिल जाते हैं देवप्रयाग में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कर्क रेखा को बीच से गुजर जाती है? किस राज्य को कर्क रेखा जो है दो भागों में काटते हुए दम चली जाती है? तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश मध्य में भी है, इसको फाड़ कर अलग अलग कर देती है। निम्नलिखित में से कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? जैव विविधता सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? तो ये उष्णकटिबंधीय वन में पाया जाता है जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब क्या है ना, जीव जंतुओं की संख्या में वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसमें नहीं है सम्मिलित वाला पूछ रहा है, हम लोग सही वाला बता देते हैं, नहीं वाला छोड़ देते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कर्नाटक में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। ठीक है, रोहिला जो है ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा शीत महासागर जलधारा नहीं है? ठंडी जलधारा नहीं है, जो पूछने का अर्थ है, लेकिन ये घुमा फिरा कर पूछ रहा है। तो ये कौन सा नहीं है? तो अगुलहास जो जलधारा है ठंडी नहीं है। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? दक्षिण भारत को गंगा कहा जाता है। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? मतलब आप लगाए हैं कि आंसर होगा कावेरी। जैसे कि लगेगा कावेरी होगा, दक्षिण की गंगा कहेगा खाली तो गोदावरी होगा। सबसे पुरानी नदियां हैं इसीलिए इसको कहा जाता है। ध्यान रहे कि लगेगा तो कावेरी होगा। प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? तो भूकंपीय क्षेत्र है जिसमें सबसे ज्यादा भूकंप आता है रिंग ऑफ फायर में, इसीलिए इसको जाना जाता है। प्रशांत महासागर को सबसे ज्यादा भूकंप आता है रिंग ऑफ फायर। तो ज्वालामुखी प्रखंड, देखिए भूकंप आता है, इसका मेन रीजन क्या है? ज्वालामुखी और दूसरा क्या है? भूकंपीय। तो दोनों हो गया, तो दोनों ए और बी आंसर इसका हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए अब देखिए 48। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है जो देख लेते हैं, सम्मिलित है जिसको देख लेते हैं, नहीं वाला छोड़ देते हैं। तो देखिए तकलामाकान जो है चीन में है, ये मरुस्थल है, एक जगह है। तकलामाकान जो है कहाँ है? चीन में है। थार जो है भारत में है। थार इसी के नाम से तो गाड़ी खरीदता है जी। थार भारत में है, तकलामाकान चीन में है, अटाकामा चिली में है, और गिबन जो अफ्रीका में नहीं है। अफ्रीका में सहारा मरुस्थल है। ठीक है, प्रतिरोधात्मक और घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होता है? देखिए प्रतिरोधात्मक और घर्षणात्मक बेरोजगारी किसको कहते हैं? तो यह व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति कुछ समय के लिए जो बेरोजगार होते हैं। समझे नहीं समझे? जैसे ये देखिए जो होगा, एक काम यहाँ छोड़ा, दूसरा काम पकड़ने के समय में जो गैप होगा, इसी को कहते हैं घर्षण बेरोजगारी। मतलब कि रगड़ हो रहा है इसका, घर्षण। ठीक है, घर्षण बेरोजगारी कहते हैं। और घर्षणात्मक बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार ने बीमा पॉलिसी रखा है कि इस काम को छूट गया तो इसको चलाने के लिए कुछ महीने की धनराशि दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट आंसर देख लीजिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जो है निम्न में से कौन जारी करता है? तो जारी करने वाले जो हैं ये ए और दोनों जारी करेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामले और मंत्रालय के समिति द्वारा जारी किया जाता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य उद्योग द्वारा अनुमोदित किया जाता है। देखिए जारी करने वाला है जो ये है मंत्रिमंडल समिति, अनुमान लगाने वाला जो है कृषि लागत मूल्य आयोग द्वारा किया जाता है।
ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हमने 50 क्वेश्चन कर दिए हैं। क्वेश्चन गलत हुआ होगा, बोलने में पढ़ने में दिक्कत होगी, इसलिए क्षमा। और आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे भी बूस्ट मिले और ये ज्ञान आप लोगों को भी मिले। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।